हेलो दोस्तों, मैं जोमस बेटावा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की पर्सनालिटी 2.1 के सभी क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे ये क्या है। पहले वाली वीडियो में हमने पर्सनालिटी 2.2 के सभी क्वेश्चंस पढ़े और इस पर्सनालिटी में 2.1 के सभी क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि सिलेबस में ये आपका ऐसा है। सबसे पहले हमें पढ़ना था संबंध के बारे में और फलन के बारे में। हालांकि ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। तो पिछली वाली वीडियो में हमने संबंध के बारे में पढ़ा और पर्सनालिटी 2.2 से जो भी उसके क्वेश्चंस थे हमने उसको किया। पर्सनालिटी 2.1 में हमें फलन के बारे में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे करना है। तो इस वीडियो में हमें फलन के बारे में ही पढ़ना है कि फलन वास्तव में क्या होते हैं। फलन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्वतंत्र और परतंत्र अचर क्या होते हैं, निरपेक्ष और स्वैच्छिक अचर क्या होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मर्ज करके फलन में है। तो बिना इसको समझे आप फलन को करेंगे तो काफ़ी आपके लिए नुकसान होगा। तो चलिए हम इसको थोड़ी से ये 5 या 10 मिनट में आपको ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से आपको फलन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो संबंध और फलन, संबंध के बारे में भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में और मैंने आपसे कहा था कि ये जो संबंध है वो दो चर वाले रेखीय समीकरण से शुरू होती है और वो आपके क्लास 9th में है। फलन में भी कुछ ऐसा है। फलन में कैसा है, इसकी भी शुरुआत दो चर वाले रेखीय समीकरण से ही होती है और ये भी क्लास 9th में है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है संबंध और फलन में? संबंध और फलन में कुछ फ़र्क हैं, कुछ विषमताएं हैं, कुछ समानताएं हैं। उसके बारे में भी हमें अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। देख लेते हैं स्वतंत्र और परतंत्र चर के बारे में, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको मालूम हो। तो मैं यहाँ पर दो चर वाले एक रेखीय समीकरण को लिख रहा हूँ। तो ये है y बराबर x प्लस 1, या मैं 2 ले लेता हूँ इस बार, क्योंकि बार बार 1 ले रहा हूँ तो आप भी कहेंगे ये क्या है, x प्लस 1, x प्लस 2। हालांकि हम जब दो चर वाले रेखीय समीकरण को लेते हैं तो कुछ ऐसे लेते हैं ताकि उस एग्जाम्पल के थ्रू हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ दो चर हैं। एक चर है आपका y, दूसरा चर है x, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क है? जैसे कि यहाँ पर जो चर y है उसका मान डिपेंड करता है कि x का मान कितना है, यानी कि y चर का मान x के चर के मान पर डिपेंड करता है। अब आप कहेंगे सच में डिपेंड करता है क्या? हाँ भाई, सच में डिपेंड करता है। अगर यहाँ देखिए x के मान अगर आप 1 रखेंगे तो y के मान यहाँ पर 1 और 2 मिलकर 3 हो जाएगा। x के मान आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा। x के मान 3 पर y का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसका मतलब y का मान जो होता है x के मान पर डिपेंड करता है, इसलिए y के मान को हम लोग परतंत्र चर कहते हैं। यानी कि अगर एक चर का मान दूसरे चर पे डिपेंड करता है, यानी कि तो उस कंडीशन में उस चर को हम लोग परतंत्र चर कहते हैं। तो ये इसमें जो आपका y होगा वो आपका हो जाएगा परतंत्र चर हो जाएगा। ठीक है ना? परतंत्र चर कब कहेंगे? जब एक चर का मान दूसरे चर पे डिपेंड करता हो। ठीक है ना? अब एक चर का मान जिस चर पे डिपेंड करता है उस चर को हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है ना? किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y का मान किस पे डिपेंड कर रहा है? x पर। तो x को हम लोग बोलेंगे स्वतंत्र चर। अगर एक चर का मान दूसरे चर पे डिपेंड करता है तो उस चर को हम लोग कहते हैं परतंत्र चर, और जिस पे डिपेंड करता है उस चर को हम लोग कहते हैं स्वतंत्र चर। मैं यहाँ पर 2 या 3 या 4 फार्मूला लिखने वाला हूँ और आप बताइए इसमें स्वतंत्र और परतंत्र चर कौन कौन से हैं। ठीक है ना? मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ बेलन का आयतन लिख रहा हूँ। पता नहीं क्या होता है बेलन का आयतन यार, भूल गए भैया। बेलन का आयतन शायद पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन में क्या होते हैं? एक तो आपका सिलेंडर जो बेलन होता है, बेलन के कुछ हाइट होती है, बेलन का कुछ रेडियस होता है। अगर हाइट को कांस्टेंट मान ले या रेडियस को कांस्टेंट मान ले, यानी कि इसमें किसी एक चर को कांस्टेंट मान ले, तब जो आयतन होगा वो डिपेंड करेगा हाइट पर। अगर मैं रेडियस को कांस्टेंट मान लेता हूँ तो बेलन का जो आयतन होगा वो डिपेंड करेगा उसके हाइट पर। यानी कि आयतन को हाइट को बढ़ाने से उसका आयतन बढ़ेगा, हाइट को कम करने से उसका आयतन घटेगा। इसी प्रकार अगर हाइट को कांस्टेंट मानते हैं तो उस कंडीशन में बेलन का जो आयतन होगा वो डिपेंड करेगा उसके रेडियस पर। यानी कि अगर ये समान हाइट वाला बेलन है तो बेलन की हाइट को सेम रखने दें और इसके रेडियस को बढ़ा दें तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा, रेडियस को घटाने पर उसका आयतन घट जाएगा। इस प्रकार जो आपका h होगा या r होगा वो आपका स्वतंत्र चर कहलाएगा और जो बेलन का आयतन होगा वो आपका परतंत्र चर कहलाएगा।
ठीक है ना। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि और अच्छे से समझ ले आप। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इस कंडीशन में जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो डिपेंड करता है उसके किस पे, उसके जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है। अगर वृत्त का रेडियस कम है तो उसका क्षेत्रफल भी कम होगा, रेडियस को बढ़ाने से उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, ठीक है ना, कम करने से उसका क्षेत्रफल कम होता है। इस कंडीशन में जो आपका r होगा वो आपका स्वतंत्र चर होगा, क्योंकि जो आपका क्षेत्रफल है वो डिपेंड करता है उसके रेडियस पे, तो उसका रेडियस हो जाएगा स्वतंत्र चर और बेलन का आयतन हो जाएगा परतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आपने अच्छे से जान लिया है, तो थोड़ी से और आगे चलते हैं, निरपेक्ष अक्षर के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद से स्वैच्छिक अक्षर के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद से फलन को कैसे परिभाषित किया जाता है उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो थोड़े से हम देखते हैं हम लोग एक बात और है कि कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी बात थी। दो चर वाले रेखीय समीकरण, अगर आपका व्यापक रूप मालूम है कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है तो काफ़ी बेहतर होगा। क्या होता है दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप? वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पर a, b और c का मान होता है वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं, और x का जो घात होगा, पावर होगा, वो आपकी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पूर्णांक अलग होता है, पूर्ण अलग होता है, पूर्ण 0 से शुरू होता है और सभी पॉजिटिव नंबर्स से हो जाता है। पूर्णांक नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो a, b और c होनी चाहिए वो आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। a, b और जो c होगी वो आपकी वास्तविक संख्या होगी, और वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। और उसके बाद से x की जो घात होनी चाहिए वो घात आपकी क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। यह आपकी द्विघात समीकरण होने की शर्तें हैं, ठीक है ना। ये दो शर्तें हैं, अगर कोई भी द्विघात समीकरण इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी चर्चा किया है, क्लास 9th में, 11 में, 8 में, 6 में, 7 में बहुत पढ़ा है। तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। जब द्विघात समीकरण अगर व्यापक फॉर्म में लिखी गई है तो उस कंडीशन में जो a, b और c होते हैं उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष अक्षर, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में है द्विघात समीकरण? मूल फॉर्म में है। जब मूल फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में जो a, b और c होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा निरपेक्ष अक्षर है, ठीक है ना। अगर द्विघात समीकरण मूल फॉर्म में न हो तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में e, b, c का मान बदलने पर समीकरण का मान भी बदलेगा। विश्वास नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं कैसे। अगर मैं e, b, c के जगह पर इस पहले वाले कंडीशन में 1, 2, 3 ले लूँ तो वो होगा x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पर e, b, c का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है, या हो सकता है इस फॉर्म में हो, ये भी हो सकता है। अगर द्विघात समीकरण मूल फॉर्म में न लिखी गई हो तो उस कंडीशन में जो x के जो गुणांक होते हैं, यानी कि x² के जो गुणांक होंगे, x के जो गुणांक होंगे और ये जो कांस्टेंट होंगे, वो सभी के सभी के मान ऑटोमेटिक बदलता जाएगा। आप अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। उस कंडीशन में इसके गुणांक को हम लोग कहते हैं, x² के गुणांक को हम लोग कहते हैं स्वैच्छिक चर बोलते हैं, स्वैच्छिक अक्षर बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें निरपेक्ष अक्षर, उसके बाद से ये स्वैच्छिक अक्षर। तो स्वैच्छिक अक्षर के बारे में आपने अच्छे से देख लिया, निरपेक्ष अक्षर के बारे में आपने अच्छे से देख लिया। फिर आपने यहाँ पर देखा परतंत्र चर और स्वतंत्र चर के बारे में भी आपने अच्छे से देखा है। थोड़े से हम फलन के बारे में चलते हैं। फलन क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है फलन के बारे में पढ़ना, ये तो था ताकि मैं आपको बता दूं। अच्छा, फलन को भी पढ़ने से पहले हम थोड़े से अंतराल के बारे में देख लेते हैं। आखिर ये अंतराल जिसे इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं, यह कैसे फॉर्म करता है। यदि कोई फलन है, अच्छा फलन है, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई फलन है, फलन का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, उसके लिए हम इंटरवल का प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। अगर कोई फलन है और वो फलन वेरी कर रहा है या 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रहा है, तो 1 से लेकर 5 तक यानी कि 1 और 5 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का मान उस फलन के मान हो सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 1 और 5 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं भी हो सकती है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे?
हाँ भैया लिखेंगे कैसे आखिर। यहाँ देखिए हम बात कर रहे हैं इंटरवल की, अच्छे से समझना क्योंकि बहुत ही जरूरी है। इंटरवल का मतलब होता है क्या होता है इंटरवल का मतलब अंतराल, ठीक है ना, अंतराल के बारे में लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर कोई फलन का मान 1 से लेकर 5 तक वेरी कर रहा है या 2 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है या 5 से लेकर 8 तक वेरी कर रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे लिखा जाता है। हम सिर्फ अंतराल के 4 प्रकार के होते हैं, हम इसको भी लिख लेते हैं। एक होता है और एक होता है आपका खुला अंतराल और एक होता है आपका अर्धबंद अंतराल और एक होता है आपका अर्ध खुला अंतराल, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख दूँ तो बंद अंतराल को कहते हैं हम लोग क्लोज्ड इंटरवल, खुला अंतराल को बोलते हैं ओपन इंटरवल, अर्धबंद अंतराल को हम लोग कहते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल और अर्ध खुला अंतराल को बोलते हैं हम लोग सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये सबका अपना अलग अलग मान होता है, बहुत ही अच्छा है, इसको आपको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ देखिए अगर मान लीजिए यह आपकी संख्या रेखा है, ठीक है ना, यहाँ तक आपको शायद दिखाई देता होगा वीडियो में, यह आपका 0 है, मान लीजिए यह आपका 5 है और यह आपका है -5 है, ठीक है ना। यह आपका है -2 है और यह आपका है 2 है और ये 5, ये अनंत तक और ये माइनस अनंत तक है। अगर मैंने आपके पास कोई फंक्शन है आपके पास और उस फंक्शन का मान 2 से लेकर 5 तक वैरी कर रहा है, यानी कि उस फंक्शन का मान 2 भी है 5 भी है और 2 और 5 के बीच आने वाली सभी संख्याएं भी है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो उसे लिखने का जो तरीका होगा वह होगा x बिलोंग्स टू x, मतलब वो फलन कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, वो फलन 2 भी है 5 भी है, ठीक है ना, और 2 और 5 के बीच में सभी संख्याएं भी उस फलन का मान हो सकती हैं। उस कंडीशन में हम ये वाला बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ा ब्रैकेट, इसका मतलब x का जो मान है वह 2 भी है 5 भी है और 2 और 5 के बीच आने वाली सभी मान भी हो सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड यानी कि बंद अंतराल बोलते हैं। एक हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं खुला अंतराल के बारे में, वो क्या होता है। अगर मान लीजिए यहीं से यदि x का मान, कोई फलन का मान या x का मान डिपेंड कर रहा है किस x का मान अगर डिपेंड करता है 2 और 5 के बीच में है, न 2 है न 5 है, लेकिन 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। हाँ बताइए। यहाँ देखिए यदि x का मान यह डिपेंड करता है 2 और 5, ठीक है ना, x का मान 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, यानी कि न 2 है न 5 है और इसके बीच में आने वाली सभी संख्याएं इसका मान हो सकती हैं। उस कंडीशन में हम इसके बीच में लगाते हैं क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि छोटा कोष्ठक। जब छोटा कोष्ठक लगा देते हैं तो हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना, समझ गए। ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। तो हम देखते हैं अर्ध क्लोज्ड इंटरवल और ओपन। यहाँ से वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं तो फिर से हमें ऊपर से लिखना पड़ेगा, दिखाई देता होगा क्योंकि मैंने सेट ही किया है कुछ ऐसा। मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। दे रहा है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखिए यदि x का मान 2 से शुरू होता है और 5 से छोटा है तो आप उसे कैसे लिखेंगे। पहले में आपने क्या लिखा, x का मान 2 से शुरू होता है और 5 तक है, तो बड़ा ब्रैकेट लगाया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो x का मान है वो 2 भी है 5 भी है और 2 और 5 के बीच में आने वाले सभी पॉजिटिव नंबर भी है। यदि x का मान 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है तो उसके लिए क्लोज इंटरवल लगाया जाता है, ओपन इंटरवल लगाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि x का मान है वो 2 नहीं है 5 नहीं है, 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तीसरी कंडीशन है सेमी क्लोज वाला कि x का मान जो है वह 2 से शुरू होता है, यानी कि 2 से शुरू होता है और 5 से छोटा है। तो उसका लिए हमने क्या किया, यदि x का मान 2 से शुरू होता है यानी कि 2 भी है और 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो हम इसको
अर्ध सेमी अंतराल, यानी कि पहले में बड़ा ब्रैकेट और दूसरे में हम लोग लास्ट में छोटा ब्रैकेट का। इससे पता चलता है कि जो मान है वो 2 तो है, यानी कि 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 2 भी है और 2 से बड़ा भी है और 5 से छोटा है। चौथा कंडीशन ये बनता है कि यदि x का मान 2 से बड़ा है और 5 के बराबर या 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 से बड़ा है यानी कि 2 नहीं है ना, 2 से बड़ा है तो मजीला और 5 के बराबर, तो 5 के बराबर या 5 से छोटा है तो हम ये लगाएंगे। मैंने बराबर भी कहा है और छोटा भी कहा है। जब मैं बराबर कहूँ इसका मतलब वो 5 भी है, छोटा कहूँ तो 5 से छोटा सभी संख्याएं हो सकती हैं। तो आपने यहाँ इंटरवल के बारे में अच्छे से एक ही एग्जाम्पल के द्वारा सब समझ लिए हैं। अगर नहीं समझा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको समझना चाहिए। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ जाइए। पहला में देखिए, यदि x का मान 2 से शुरू होता है 5 तक है, ठीक है ना, यानी कि 2 भी है 5 भी है और 2 और 5 के बीच में सभी संख्याएं भी है, तो उसके लिए हम लोग ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। दूसरा में है, यदि x का मान 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। 2 से बड़ा है 5 से छोटा है, यानी कि न 2 है न 5 है, लेकिन 2 और 5 के बीच में सभी वास्तविक मान हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं ओपन इंटरवल का, यानी कि छोटा कोष्टक का। तीसरा में, यदि x का मान 2 या 2 से बड़ा है, 2 या 2 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो उस कंडीशन में प्रयोग करते हैं कि ये इसका सेमी क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहले वाले में 2 मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कि 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x का मान या तो 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है या 5 से छोटा है या 5 के बराबर है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, x का मान 2 से बड़ा है या 5 से छोटा है तो ओपन इंटरवल। x का मान 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है लेकिन 5 से छोटा है, तो इसके लिए अर्ध क्लोज्ड यानी कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ देखिए, x का मान 2 से बड़ा है या 5 के बराबर या 5 से छोटा है, तो उस कंडीशन में प्रयोग होता है अर्ध यानी कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें सेमी ओपन इंटरवल इसको बोलते हैं, इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। तो इस प्रकार आप समझते हैं। अगर आप अभी नहीं समझे तो एक बार 2 बार या 3 बार तभी आपको दिखता है, तभी आपको ठीक है ना। चलता है अगले कॉन्सेप्ट पर। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है कि ये हम 2 चर वाले रेखीय समीकरण लिखे थे, तो कुछ ऐसा था कि y इक्वल टू ये क्या था, x+2 था, और उसमें देख रहे थे कि जो y का मान होता है वो डिपेंड करता है x के मान पर। अच्छा, उसके बाद से अब यहाँ देखिए, ये जो फलन बन रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग परतंत्र चर बोलते हैं, इसको हम लोग स्वतंत्र चर बोलते हैं। स्वतंत्र चर को आप एक और विधि से भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, यानी कि समीकरण को बनाने वाला जो ये यानी कि समीकरण को बनाने वाला जो फलन होता है उसको हम लोग स्वतंत्र चर कर लेते हैं। समीकरण को बनाने वाला जो फलन कौन सा है, फलन को बनाने वाला समीकरण कौन सा है, फलन को बनाने वाला जो समीकरण है वो है x+2, यानी कि x के फॉर्म में समीकरण है, इसलिए x को हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से समझने वाली क्या चीज़ है, यहाँ से भी समझने वाली चीज़ है, अच्छी चीज़ है, यह काम आने वाली है आपको, बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, यह फलन किसके फॉर्म में है, कौन से चर के फॉर्म में है, यह फलन है वह x के फॉर्म में है, इसीलिए अब इस फलन को हम लोग फलन के रूप में अगर मैं इसको परिभाषित करना चाहूँ, ठीक है ना, यहाँ देखिए, यह है आपका समीकरण के रूप में, मैंने इसको लिख दिया है y बराबर x+2। अगर मैं इसे फलन के रूप में परिभाषित करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे परिभाषित करूँगा, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखिए, यह आपका 2 चर वाले रेखीय समीकरण है। यदि 2 चर वाले रेखीय समीकरण को अगर हम फलन के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, सिंपल सा है। तो आपके लिए बस ये देखना पड़ेगा कि ये जो समीकरण बना है वह किस चर के फॉर्म में बना है, x के चर के फॉर्म में बना है, इसलिए अब आपको y के जगह पर f(x) लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये रहेगा आपका y ही, f(x) का मतलब होता है y, लेकिन y को हटाकर हम लोग लिख लेंगे f(x), जिसे f(x) बोलते हैं या fx बोलते हैं। fx का मतलब ये होता है कि जो समीकरण है वो x के फॉर्म में है, ठीक है ना। यहाँ से समझने वाली चीज़ थी और यहाँ से आपकी असली फलन की शुरुआत होती है, इसलिए पहले बार मैंने आपको बकवास किया ताकि आपको बकवास से थोड़ा सा देख लिया जाए। बकवास नहीं था, हालांकि हम इसको कर सकते हैं कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि यह भी आपका काम देने वाला है। अब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से एक बार और देखिए, क्या है यहाँ, ये था आपका 2 चर वाले रेखीय समीकरण था।
दो चर वाले रेखीय समीकरण को हमने फलन के रूप में लिखा। कैसे लिखा? हमने देखा कि जो समीकरण था दो चर वाले रेखीय समीकरण वह आपके x के फॉर्म में था, इसलिए y को हमने f ऑफ x लिख दिया ताकि ये पता चले कि यह हमारा जो समीकरण बना है, फलन बना है, वो फलन x के फॉर्म में है। ठीक है ना, समझ में आया? अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास y बराबर लिखा जाए ऐसे x स्क्वायर प्लस 2। अब आप देखिए जो आपका समीकरण, जो आपका ये दो चर वाले रेखीय समीकरण है, अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यह आपका x के फॉर्म में समीकरण है, इसीलिए y की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। हालांकि f ऑफ x का मतलब ही होता है y, लेकिन y न लिखकर y की जगह पर हम लिखेंगे fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये आपका बहुपद फलन है, अभी इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसे कैसे लिखना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस मुझे यहीं तक आपका अच्छे से समझाना था, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं इसको। अगर मान लीजिए यहाँ पर है आपका x बराबर दिया जाए वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो यहाँ देखिए जो आपका x का मान है वो डिपेंड करेगा इसमें y के मान पर डिपेंड करेगा। तो इसमें स्वतंत्र चर और परतंत्र चर आप बता सकते हैं। इस कंडीशन में जो y होगा वो आपका स्वतंत्र चर होगा, जो x होगा वो आपका परतंत्र चर होगा। यह तो है आपका 3 घात वाले समीकरण बना दिए ना हम। अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना होगा तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यह फलन है पूरे y के फॉर्म में, फलन समीकरण जो है वो पूरे y के फॉर्म में है। अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना पड़े तो हम इसे लिखेंगे f ऑफ y। क्यों? क्योंकि फलन हमारा y के फॉर्म में है और ये हो जाएगा वाई क्यू प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। हालांकि इस f ऑफ y के जो दिया गया है इसमें बहुत कम है, जो हम फलन पढ़ने वाले हैं वो सभी के सभी f ऑफ x के फलन में पढ़ने वाला है। यह तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ठीक है ना, सबसे पहले ये देखना है कि समीकरण किस फॉर्म में है, x के फॉर्म में है कि y के फॉर्म में है। x के फॉर्म में अगर समीकरण है तो y की जगह पर हम लिखेंगे f ऑफ x। ठीक है ना, इससे ज़्यादा अच्छा मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना, अब हम इसके मेन मुद्दे पर चलते हैं कि फलन को परिभाषित कैसे करते हैं। कहाँ मैं समझाऊँ? यहाँ मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ आपको दिखाई देता होगा अच्छे से। ठीक है ना, मैं फलन को परिभाषित करने वाला हूँ। फलन को परिभाषित करने वाला हूँ। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यह अगर मैं इसको एक समुच्चय के रूप में पैक कर रहा हूँ और इसको भी मैं एक समुच्चय के रूप में पैक करूँ, और मैं यहाँ पर ये आपका y के मान है और ये आपका x के मान है। ठीक है ना, यह आपका x के मान है और ये आपका y के मान है। अगर मैं इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करूँ, इसे मैं कैपिटल Y से प्रदर्शित करता हूँ, तो x जो है इसके एलिमेंट है और x कैपिटल X जो है वो एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3 है। अवयव 1 2 3 को मैं x बोल दिया हूँ। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी प्रकार एक समुच्चय कैपिटल Y है जिसके अवयव हैं 3 4 5। इस y स्मॉल y की जगह पर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और मैं अब करने वाला हूँ फलन को प्रदर्शित, कि फलन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। फलन को हमेशा f से प्रदर्शित करते हैं और f बीच में सच डैट लगाते हैं, ये इस प्रकार। ठीक है ना, इसका मतलब इस प्रकार है। किस प्रकार है? और ये फलन हमेशा जो होगा वो x टेंड्स टू y होगा, यानी कि फलन जो है वो x से y में परिभाषित होगा। जो भी आपका फलन अभी पढ़ नहीं रहे हैं हम लोग, जब हम लोग फलन को पढ़ेंगे तो फलन हमेशा फलन जो होगा वो हमेशा x से y में प्रदर्शित होगा, और जहां आपका x बिलोंग्स टू कैपिटल X के अवयव होंगे और जो y बिलोंग्स टू कैपिटल Y के अवयव होंगे। ठीक है ना, ये देखिए x से y में बिलोंग है ना, x से y में बिलोंग है, मतलब x से y में परिभाषित है। तो फलन को हमेशा ऐसे प्रदर्शित करना है। हालांकि ये बहुत कम ही आने वाला है आपके क्वेश्चंस में, ना के बराबर, लेकिन ये तो जानना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। f सच डेट x टेंड्स टू y अगर लिखा होगा, इसका मतलब ये x और y में एक फलन है और ये इस प्रकार है कि जो फलन x से y में परिभाषित है। ठीक है ना, एक फलन अगर x से y में परिभाषित है तो उसे लिखने का तरीका होता है f सच डेट x टेंड्स टू y, जहाँ x कैपिटल X के अवयव है और y जो है कैपिटल Y के अवयव है।
इस प्रकार फलन को परिभाषित किया जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मेन मुद्दा पर पढ़ने वाले हैं, फलन के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं कि फलन के प्रकार कितने होते हैं, और फिर उन फलन को जितने भी प्रकार पढ़ेंगे उसको हम लोग एक ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और देखेंगे उन सब का ग्राफ कैसे बनता है। तब तक के लिए अब हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में और चलते हैं।